हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 8 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक कोट देखेंगे, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यानी अक्सर वे लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं जो तमाम सुख सुविधाओं से भरपूर थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को दरकिनार करते हुए क्षणिक सुख में लगे रहे। और वे लोग जो जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं थी, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और लक्ष्य में सफल हुए। तो आप लोग सामाजिक आकर्षण को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 6 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 7 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 8 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर। यानी कि हम लोग 8 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शहरीकरण दिवस मनाते हैं। अब बाकी के ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे, जैसे 7 नवंबर को हम लोग, तो पहला है 7 नवंबर। 7 नवंबर को हम लोग विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। उसी प्रकार 5 नवंबर को हम लोग गुरु नानक जयंती मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। और 8 नवंबर को हमने आपको बताया ही कि विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा, हम लोग देखेंगे। इसे विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि विश्व नगर नियोजन दिवस। इस दिन की स्थापना 1949 में वियनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाउलेरा द्वारा की गई थी। यानी इसकी शुरुआत जो थी 1949 में, ठीक है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे कार्लोस मारिया डेला पाउलेरा द्वारा की गई थी। विश्व शहरीकरण दिवस शहरों और क्षेत्रों के विकास में उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य से योजना को देखने का अवसर प्रदान करता है। आज ही के दिन यानी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 1895 में एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी कि आज ही के दिन 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी, ठीक है। इस दिन का उद्देश्य रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण हेतु प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू किया है? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है मेटा, तीसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स, चौथा ऑप्शन है इसरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। यानी हाल ही में अभी गूगल ने अंतरिक्ष में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा केंद्रों का परीक्षण हेतु प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू किया है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये देख ले रहे हैं थोड़ा इसके बारे में। जैसे गूगल है, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है, और ये अमेरिका की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। मेटा भी गूगल की कंपनी है। स्पेस एक्स जो है ये भी यूएस की कंपनी है, एलोन मस्क की कंपनी है ये, एलोन मस्क। इसरो जो है इसकी स्थापना 1969 में हुई थी।
इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बंगलुरु में। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा हम लोग देखेंगे। अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण हेतु गूगल ने प्रोजेक्ट सन स्केचर शुरू किया है। गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है, जो उन्नत उपग्रह तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में एआई संचालित आंकड़ा केंद्रों का परीक्षण करने की एक साहसिक पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य कॉम्पैक्ट उपग्रहों का एक समूह स्थापित करना है, जिनमें से प्रत्येक मशीन लर्निंग और एआई अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए कस्टम निर्मित टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी टीपीयू चिप से लैस होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हाल ही में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पहला ऑप्शन है नर्तकी, दूसरा ऑप्शन है गायिका, तीसरा ऑप्शन है अभिनेत्री, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गायिका, यानी कि अभी सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे गायिका थी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा, हम लोग देखेंगे। प्रशंसित पार्श्व गायिका और अभिनेत्री ये सुलक्षणा पंडित जी की तस्वीर है। ठीक है, जिनका अभी 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो प्रशंसित पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे बॉलीवुड के 1970 से 80 के दशक के एक सुनहरे अध्याय का अंत हो गया। 12 जुलाई 1954 को जन्मी वह एक संगीत प्रसिद्ध परिवार से संबंध रखती थी। संगीतकार जोड़ी जतिन ललित की बहन और पंडित जसराज की भतीजी, जिन्हें एक समृद्ध शास्त्रीय विरासत मिली थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मथाराज एस, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मोहित कुमार जाली, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। इनको 2025 का मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। अब बाकी के ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर मथाराज एस, इनको 2023 का मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला था, और डॉक्टर मोहित कुमार जाली को 2024 का मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला था। ठीक, और 2025 का हमने देखा ही। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे, वो हम लोग देखेंगे। यही हैं वो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, जिनको मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। IISc बेंगलुरु में मैटेरियल्स इंजीनियर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साई गौतम बाल कृष्णन, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में उनके अग्रणी कार्य के लिए मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पूछ सकता है कि किस लिए दिया गया है, तो कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में उनके अग्रणी कार्य के लिए। यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा मनोहर पारिकर की स्मृति में स्थापित किया गया है। ठीक है, मनोहर पारिकर की स्मृति में। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख नगद दिया जाता है। अब मनोहर पारिकर की बात कर ले तो मनोहर पारिकर जो थे वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारत सरकार में रक्षा मंत्री के पद पे भी रह चुके थे। उनका निधन हो चुका है, उनकी ही याद में ये पुरस्कार दिया जाता है।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में भारत ने हॉकी की कितने वर्ष पूर्ण होने पर भव्य समारोह मनाया है? पहला ऑप्शन है 100 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 50 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 75 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 125 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 100 वर्ष, यानी कि हॉकी का 100 वर्ष कंप्लीट हुआ है, तो उस उपलक्ष्य में भारत सरकार समारोह मना रही है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। भारत ने हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर भव्य शताब्दी समारोह मनाया, यानी कि यह हॉकी का शताब्दी समारोह है। भारत 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया, जिसमें इस खेल की शानदार विरासत और ओलंपिक विजय का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू और उदयनिधि स्टॉलिन के साथ साथ ओलंपियन, कोच और सैकड़ों युवा खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है नवा रायपुर, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नवा रायपुर, यानी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे, देखेंगे हम लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की कितने वर्ष पूर्ण होने पर एक समारोह का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है 150 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 100 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 125 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 75 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 150 वर्ष, यानी कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम की 150 वर्ष होने पर एक समारोह का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देख लेंगे। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन किया है। यानी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, अपने एक उनकी नोवेल थी, ठीक है, आनंद मठ, उसमें इसको लिखा गया था। यह आयोजन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित इस गीत को समर्पित है, जिसे पहली बार आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था और जो भारत के आध्यात्मिक और राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ये वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत, वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में अक्टूबर 2025 में भारत की सर्वाधिक बिकने वाली दवा कौन है? पहला ऑप्शन है वर्जीनिया, दूसरा ऑप्शन है ड्रूली सिटी, तीसरा ऑप्शन है टेल्टच, चौथा ऑप्शन है मॉन्जारो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्जारो, यानी कि अक्टूबर 2025 में मॉन्जारो जो है वो भारत की सर्वाधिक बिकने वाली दवा बन गई है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे, वो हम लोग देखेंगे। एली लिली की मॉन्जारो अक्टूबर 2025 में भारत की सर्वाधिक बिकने वाली दवा बनेगी, यानी कि ये जो मॉन्जारो दवा है इसको एली लिली कंपनी बनाती है। ठीक है, मॉन्जारो, एली लिली एंड कंपनी द्वारा निर्मित मॉन्जारो अक्टूबर 2025 में सर्वाधिक बिकने वाली दवा बनकर उभरी, जिसने मासिक बिक्री में
1 बिलियन का आंकड़ा छुआ, ठीक है, यानी कि एक महीने में इसने 1 बिलियन की सेल की है, यानी कि टोटल 11.38 मिलियन। इस दवा का उपयोग टाइप 2 मधुमेह प्रबंधन यानी कि टाइप 2 जो डायबिटीज मैनेजमेंट होता है उसके लिए मोनजारो दवा का उपयोग किया जाता है और वजन घटाने के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है, वजन घटाने के उपचार के लिए जो चयापचय विनिमय के लिए दोहरे हार्मोन तंत्र यानी जीएलपी का लाभ उठाती है। मार्च 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब ये जितनी भी दवाइयाँ हैं जैसे वर्जेनिया हो गई, ट्रूलीसिटी हो गई और टेल्टज हो गई, इसको भी एली लिली कंपनी ने ही बनाया है। एली लिली कंपनी ने, एली लिली कंपनी ने इसको भी दवा को बनाया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में अक्टूबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है धारूहेड़ा, चौथा ऑप्शन है आसनसोल, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धारूहेड़ा, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, दिल्ली आप लोग जानते ही हैं पटना बिहार की राजधानी है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। धारूहेड़ा प्रदूषण सूची में शीर्ष पर, शिलांग अक्टूबर में सबसे स्वच्छ, ठीक है, यानी धारूहेड़ा जो है वो प्रदूषण सूची में शीर्ष पर है, नंबर 1 पे। और जो मेघालय जो है उसका शिलांग जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है। CREA के वायु गुणवत्ता स्नैपशॉट के अनुसार, यानी कि ये रिपोर्ट है, ये अक्टूबर 2025 में धारूहेड़ा हरियाणा भारत का सबसे प्रदूषित शहर, जिसका औसत PM यानी पर्टिकुलेट मैटर 5 स्तर यानी कि 130 म्यू पर मीटर क्यूब था, इसका पर्टिकुलेट मैटर। सभी शीर्ष 10 प्रदूषित शहर NCR के अंतर्गत थे, यानी कि टॉप 10 जितने भी पॉल्यूटेड एरिया थे वो सभी के सभी NCR में थे, जिनमें रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव शामिल थे। शिलांग को सबसे स्वच्छ स्थान मिला, जहां पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है उसकी वैल्यू 10 म्यू पर मीटर क्यूब थी। CREA ने ग्रैप जैसे मौसमी उपायों से परे दीर्घकालिक वायु गुणवत्ता उपायों का आग्रह किया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस राज्य ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि अभी उड़ीसा की जो सरकार है उसने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एक SOP जारी किया है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा, हम लोग देखेंगे। उड़ीसा ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया। उड़ीसा सरकार ने 4 नवंबर 2025 को महिला किसानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कृषि उपकरणों की श्रम दक्षता परीक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, ठीक है, जारी की। इसका उद्देश्य ऐसे उपकरण डिजाइन करना है जो श्रम साध्य कार्य, दर्द और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करें, क्योंकि 50% से अधिक महिला किसान पुरुष केंद्रित उपकरणों के कारण मस्कुलोस्केलेटल विकारों से पीड़ित हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है केरला। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अब बाकी के भी ऑप्शन पे हम लोग ध्यान देंगे। कर्नाटका, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। और यहाँ के जो CM है सिद्धरामैया है।
दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम जो है मोहन चरण मांझी। तीसरा स्टेट है महाराष्ट्र। यहाँ की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। यहीं के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, जिनको अब भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। चौथा ऑप्शन है केरला। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो सीएम हैं वो पिनरई विजयन है, यानी कि पी विजयन। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा, हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा यानी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट फैसिलिटी शुरू करने के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक, ये एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह महाराष्ट्र इस कंपनी के साथ सहयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। यह साझेदारी गढ़चिरौली, नंदुरबार, ये सब महाराष्ट्र के क्या हैं, जिले हैं। नंदुरबार, वाशिम, धाराशिव जैसे दूर दराज के जिलों में कनेक्टिविटी लाएगी और डिजिटल महाराष्ट्र पहल को समर्थन प्रदान करेगी। ठीक है, डिजिटल महाराष्ट्र पहल। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तटीय और आपदा रोधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।